तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दें, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम आपने लिख लिया, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग इटियोलॉजी में हेडिंग दे दें। नंबर जो थर्ड पे आप लोग इसकी इटियोलॉजी लिखेंगे, आपके पास है रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम। तो हेडिंग दें रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट ओवेरियन रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसका मतलब क्या है, आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओवरीज जो है ना ये रेजिस्ट कर जाती हैं, ये क्या करती हैं, इनकार करती हैं। अच्छा, इसमें ना बेसिकली ये जो रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम है, आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एक आपके पास क्या है, इसकी जो जीनोटाइप है ना वो होती है फीमेल की। जीनोटाइप जो है ना, जीनोटाइप जीनोटाइप तो इसकी है फीमेल की तरह, ठीक हो गया जी। तो ये आपको जरा पॉइंट, इसका मतलब क्या, 40x ये आपके साथ पॉइंट। अच्छा, ये पैदाइशी तौर पे तो ये फीमेल होती हैं, ठीक है, लेकिन एमेनोरिया इसलिए इनको होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओवरीज है ना, ओवरीज लेक FSH एंड LH, ठीक होगा जी, रिसेप्टर। मतलब क्या कि ये जो ओवरीज हैं इनके पास FSH और LH के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो नहीं होते। इन फीमेल्स के जनाबेली जो ओवरीज पे FSH और LH जब इसके रिसेप्टर नहीं होते तो ओवरीज जनाबेली एक तरह से मिलकर रेजिस्ट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो आपके पास FSH और LH है। और हमारे देखें, हमें ये बात तो बड़े अच्छे से पता है कि यार एफ एस एच ने जनाबेली एक्ट करके क्या करना होता है, वेरियम फोलिकल को मेच्योर करना, स्टिमुलेट करना है। हाँ जी, डे 1 से लेकर डे 5 तक। उसके बाद जनाबेली हाँ जी क्या होता है, एस्ट्रोजन आपके पास आता है जो कि फर्दर वेरियम फोलिकल को मेच्योर करता है। और LH ने जनाबेली फिर जब एस्ट्रोजन आता है वो टिल 14 डे तक उसको मेच्योर करता है, एक तरह से आपके ग्रेफियम फोलिकल बनता है इसमें जनाबेली। फिर ऑन द डे 14 आपके पास LH क्या करता है, उसे मेच्योर ओवेरियम फोलिकल को जनाबेली रैप्चर करता है। ये बात आप जानते हैं, और ओवुलेशन हो जाती है, ऐसे ही है ना। बट याद रखिएगा कि रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा हो नहीं पाता, ठीक होगा जी। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि भाई FSH को एक्सेप्ट करने वाला जो रिसेप्टर है ना वो आपके पास ओवरीज में जनाबेली नहीं होता, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, तो ओवेरियन रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ FSH एंड LH रिसेप्टर ऑन द ओवरीज। तो लिख लें एब्सेंस एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ FSH एंड LH रिसेप्टर्स ऑन ओवरीज तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नॉर्मली ये आपको लुक लाइक जीनोटाइप जो है ना वो फीमेल की तरह होती है। तो ये आप लोगों को सारे इसके पॉइंट जो है ना पता होने चाहिए। अच्छा, फिर आगे क्या होता है, एक और कंडीशन लिखे नंबर 4 पे इटियोलॉजी में, नंबर 4 पे। अच्छा, इसके इतने ही आपको बस जो है ना पॉइंट यहाँ से पता होना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, एक एंडोक्राइन आपके पास डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो कि एंडोक्राइन की आप पैथोलॉजी में उसकी बात कर चुके हैं, उसका नाम है हाँ जी प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा इज एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इज एन लिख लें प्लीज, इज एन एंडोक्राइन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो भाई ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। तो इसमें देखें, अगर प्रोलैक्टिनोमा जनाबेली 16 साल से पहले हो जाए तो देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास अपीयर नहीं हो पाते, ठीक हो गया। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर किसी फीमेल को प्रोलैक्टिनोमा 16 साल से पहले हो जाए तो देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास अपीयर नहीं होंगे। बट प्रोलैक्टिनोमा बाज दफा जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो जाते हैं ना तो उस टाइम आपके पास प्रोलैक्टिनोमा हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, और एमनोरिया आपके पास करवा देता है, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमा में जनाबेली आप लोग देखें डिटेल जो टॉपिक है एंडोक्राइन से आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना अप्लाई करना है, वही आपके पास कंसेप्ट है, वही चीजें जो आप लोगों को मैंने उधर बता दी हुई है, ठीक हो गया जी। तो क्योंकि इसकी वजह से आपके पास जो FSH और LH है उनकी मतलब कोई रिलीज नहीं होता, जब वो रिलीज नहीं होता तो ये फिर एमनोरिया आएगा। फिर अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज जरा देखिए, अगर नंबर 5 पे इसको कंप्लीट करते हैं, आपके पास आ जाता है जी पी कॉस।
पीकॉज का आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, बाकी ये डिटेल में टॉपिक है जी, ये आपके पास डिटेल में टॉपिक है गायनी के अंदर, इसको हमने करना है पीकॉज को, डोंट वरी। बट यहाँ अभी के लिए याद रखें कि जब भी किसी एक सिंगल फीमेल पेशेंट में आपको ये चीजें मिल जाए, आपको मिल जाए जनाब अली एमनूरिया, आपको मिल जाए प्राइमरी एमनूरिया मिल जाए, प्लस आपको जनाब अली मिल जाए हर्सिटिज्म मिल जाए, हर्सुटिज्म मिल जाए, और आप लोगों को जनाब अली मिल जाए और फिजिकली वो आपके पास क्या जी यंग फीमेल प्रेजेंट करे, यंग फीमेल प्रेजेंट करे, और साथ में प्लस उसके ओबीज भी हो, ओबीज है, यंग फीमेल है, हर्सुटिज्म है, ए प्राइमरी एमनूरिया। तो ये जो टिपिकल डायग्नोज है ना आपके साथ, ये आपके पास क्या है, हाँ जी ये पीकॉस का है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ है ये केस। लेकिन बात यहाँ पे ये खत्म नहीं हो जाती, बिकॉज का आपके पास इन डिटेल टॉपिक है, ठीक है जी। बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये तो देखें, आपने बात करी, आपने कहा कि जनाब अली प्राइमरी एमनूरिया प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट, और जनाब अली फिर आपने फर्दर दो पॉसिबिलिटी बनाई, नॉर्मल स्ट्रेचर या एंड शॉर्ट स्ट्रेचर, उस पर भी आपने बात कर ली। फिर आपने कहा कि एक कंडीशन ऐसे है कि जिसमें प्राइमरी एमनूरिया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है, उसमें भी आपने फिर फर्दर काजिज को देखा, ठीक होगा जी। उसमें जो आपने काजिज को देखा, आपने उसमें देखा एनाटॉमिकल डिफेक्ट, आपने जिसमें आपने इम्परफोरेट हाइमन को देख लिया, ट्रांसफर वजाइनल सेप्टम को देख लिया, एब्सेंट वजाइना विद और विदाउट यूट्रस, ठीक हो, जिसको आपने रेन हाँ जी रोकी टेंसिस के साथ देख लिया, ठीक है। फिर आपने एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम को देख लिया, पिकॉस को देख लिया, प्रोलेक्टिनोमा को देख लिया, आपने ये सारे के सारी बातें कर ली सेकंड सेकंड सिनेरियो के साथ। फिर एक थर्ड सिनेरियो भी आप लोगों ने कहा था कि एक और भी कंडीशन होती है, वो कौन सी है, बातें यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, इसकी टियोलॉजी आपके पास और भी आती है, वो क्या है कि हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो लिख लें प्लीज, हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट, हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अच्छा जब हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भाई मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे चीजें मिक्स ही हुई पड़ी हैं, चीजें क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। देखें इसमें कंजेनिटल प्रॉब्लम है, देखें हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट ये कंजेनिटल प्रॉब्लम है, जैसे नंबर वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग कर चुके हैं इसको, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बड़ी डिटेल में करवा दिया हुआ है, ठीक है सर, ऑल आर दिस जेनेटिकल, कौन सी ये वाली, इसकी, बिल्कुल। हाँ अब आप जो ऊपर वाली है कुछ एनाटोमिकली है, कुछ आपके पास जेनेटिकली है, ठीक है, बनती है आपकी जेनेटिकली है, ठीक हो गया। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, जिस तरह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से प्रेजेंट है प्लस एमनूरिया है, तो आपने जनाबली एनाटोमिकल डिफेक्ट में इम्परफोरेट हाइमन की बात कर ली, ट्रांसफर वजाइना सेप्टम की बात कर ली, एब्सेंट वजाइना विद यूट्रस की बात कर ली, रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम की बात कर ली, कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम की बात कर ली, आपने पीकॉस की बात कर ली, प्रोलैक्टिनोमा की बात कर ली, ठीक है। तो प्रोलैक्टिनोमा 16 साल की एज में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, पीकॉस भी बाद में हो सकता है, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। इसमें क्या है, आपके पास एक कंडीशन है जिसका नाम है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कंजेनिटल कंजेनिटल अड्रीनल कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया। तो इसको देखें, आपकी ना बुक में जब आप पढ़ेंगे ना इसको, आपके पास जो CK2 है ना, इसमें लिखा होगा CAH। तो CH का मतलब क्या है कि आपके पास कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। ओके हो गया जी। अच्छा इस कंडीशन में ना कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इस कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया में ना आपके पास अच्छा एक तो ये कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया, नंबर टू पे आप लोग ना इसमें जो पॉइंट याद रखेंगे, अड्रीनल या ओवेरियन ट्यूमर या नियोप्लेजिया, ये भी लिखिएगा, अड्रीनल या फिर ओवेरियन, ओवेरियन नियोप्लेजिया, बुक में लिखा हुआ है नियोप्लाज्म, ठीक है, या फिर ट्यूमर भी आप लोग लिख सकते हैं, तो ट्यूमर का भी आप लोगों को पता नहीं। फिर आगे क्या सिनेरियो है, एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, थर्ड पे, जो कि एक
तो लिखें इसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। अच्छा, इसमें ना आपको पता है ये कैसे आपके पास इसमें कंडीशन आ देखें, आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होगा, आपको पता है कि 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है ये क्या करता है टेस्टोस्टेरोन से, हाँ जी, आपके बनाता है डीएसटी, और डीएसटी से फिर आगे मतलब कि क्या बनते हैं स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है ना। आपके पास मतलब के मेल जेनिटलिया के आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब मुझे आप ये बताएंगे डीएसटी से आपके पास एक्सटर्नल बनते हैं कि इंटरनल बनते हैं, मुझे ये तो बताइएगा जरा प्लीज। हाँ जी, क्या कौन से स्ट्रक्चर बन रहे थे बताएंगे। हाँ जी, एक्सटर्नल बन रहे थे ना। हाँ जी, कौन से एक्सटर्नल बन रहे थे ना, तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये अब ये इसकी जो डिटेल है ये आप लोग कहाँ से करेंगे भला, ये आप लोग करेंगे जो एम्ब्रियोलॉजी का इसका फर्स्ट लेक्चर हुआ था रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जब एम्ब्रियोलॉजी की उसका जो फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर है, वहां से आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे प्लीज। ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ पे अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसके बाद अब आगे बात करते हैं आपके पास ना अच्छा, यहाँ पे अगर सिंपल वैसे आप लिख सकते हैं छोटी सी एक लाइन अपनी याद रखने के लिए कि 5 अल्फा रिडक्टेज कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। ओके, उसके बाद आप एक और कंडीशन लिख लें जनाबे अली कि अगर किसी में बाय बर्थ एब्सेंट हो, हाँ जी लिख लें एब्सेंट एंटी मोलेरियन, एब्सेंट एंटी मोलेरियन, हाँ जी एंटी मोलेरियन फैक्टर या फिर हार्मोन फैक्टर, या फिर आपके पास क्या है जी हार्मोन, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे बात कर लेते हैं इसमें, देखें ये जो एंटी मलेरियन फैक्टर या हार्मोन है ये मेल फीटस में जनाबेली क्या करता है, फीमेल जेनिटेलिया ट्रैक की आपके पास मतलब कि एक तरह से जो है ना इसको पैरा मीजोनेफ्री डक्ट को सप्रेस करता है, और फीमेल के जो इंटरनल जेनिटेलिया उनको उनकी डेवलपमेंट नहीं होने देता। ठीक है, अगर किसी मेल फीटस में एंटी मलेरियन फैक्टर एब्सेंट हो तो साथ साथ फीमेल जेनिटेलिया ट्रैक की डेवलपमेंट हो जाएगी। ऐसे ही है ना, क्या ख्याल है। हाँ जी, बात क्लियर है ये। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, प्लीज देखें नंबर 5 पे देखें जी, आप लोगों को एक कंडीशन का पता होना चाहिए, उसका नाम है ट्रू, ये भी लिख लें प्लीज, ट्रू हरमैफ्रोडाइट। हाँ जी, ट्रू हर मैफ्रो ट्रू हरमैफ्रोडाइट। यार ये जो ट्रू हरमैफ्रोडाइट है ना, इसके बारे में आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ट्रू हरमैफ्रोडाइट में ये सिंस बर्थ ना, हरमैफ्रोडाइट वाले जो ये जो लोग हैं ना सिंस बर्थ, लिखें प्लीज सिंस बर्थ मिक्स्ड, आपके पास क्या होते हैं मिक्स्ड गुनेट्स है, सिंस बर्थ मिक्स्ड गुनेट्स, ये आपको पॉइंट जो है ना इसका पता होना चाहिए। अच्छा, सिंस बर्थ ये आपके पास क्या होते हैं मिक्स्ड गुनेट्स होते हैं, ये आप लोगों को पता ना पता चलता मेल है ना पता चलता फीमेल है, तो ये चीज। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास फीचर ये वाले हो गए, एक आधा और इसका फीचर है नंबर लिखें। अच्छा, सम टाइम ना ये जो कुशिंग सिंड्रोम है, आप लोग जाके देखें एंडोक्राइन की जो आपने पैथोलॉजी पढ़ी थी उसमें ना कुशिंग सिंड्रोम का भी मैंने नाम लिया हो। ठीक है, तो कुशिंग सिंड्रोम को भी आपने सम टाइम रखना अपने माइंड में, वो भी ये करवा सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये वो इटियोलॉजीज हैं देखें जो आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पढ़ चुके हैं, और इसका कंसेप्ट आप लोगों को वैसे ही पता है, ये डिटेल भी आप लोगों की एम्ब्रियोलॉजी में हमने कर लिया, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे मतलब कि नई डिटेल में किया। उसके बाद इसको आगे वैसे आपने पढ़ना है। रह गई बात इसकी, इसको भी मैंने आपके साथ रखा, मतलब ये भी आप लोगों ने एंडोक्राइन में पढ़ा हुआ है, एंडोक्राइन में इसकी भी आप लोगों ने डिटेल में बात करी हुई है एंडोक्राइन में। उसके बाद इसकी डिटेल में बात की हुई है एड्रेनल की। तो कहने का मतलब देखें आपकी एंडोक्राइन कितनी ज्यादा मतलब कि रिप्रोडक्टिव के साथ भी ये इसका बड़ा कॉम्बिनेशन है, इसका जनाबे लिए आपका जो एनएस है उसके साथ भी काफी कॉम्बिनेशन है। तो ये है जी इटियोलॉजी विद इन 1 मिनट में रिपीट करने लगा हूँ। आप लोगों की जितनी भी इटियोलॉजी आपने पढ़ी है, बाद में नहीं कहना कि सर आपको आपने हमें बताया नहीं, एक दफा आप लोग भी रिवाइज कर लें। देखें 3 हमने पढ़ा एमनोरिया,
हमने इसको डिवाइड किया प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया को हमने डिटेल में स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने उसकी टियोलॉजी की बात की। हमने 3 कंडीशन पे उसको रखा। एक हमने कहा कि जनाब अली अगर एक फीमेल है उसको प्राइमरी एमेनोरिया होता है, साथ में उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जनाब अली एब्सेंट होते हैं, प्लस उसमें 2 आगे अच्छा चलें एक ये रख ले पॉसिबिलिटी। फिर एक हमने कहा कि एक फीमेल है जनाब प्राइमरी एमेनोरिया के साथ है, प्लस उसमें क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रेजेंट है। फिर हमने ये कहा कि एक फीमेल है उसमें जनाब अली वो क्या है वो हेटेरोसेक्सुअल डेवलपमेंट के साथ है, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया हेटेरोसेक्सुअल, मेल के भी फीचर्स हैं फीमेल के भी फीचर्स हैं, ये बात आपने याद। अब एक करके हम मैं आपको बताने लगा। देखें प्राइमरी एमेनोरिया के साथ फीमेल है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें एब्सेंट है। फिर आगे 2 पॉसिबिलिटी है उसमें, या तो शॉर्ट स्टेचर है या फिर नॉर्मल स्टेचर है। अगर तो आपके पास शॉर्ट स्टेचर है उसमें आपने ये बात की कि हाइपोथैलेमिक हाइपोपिट्यूटरी डिसफंक्शन और ओवेरियन डिसफंक्शन। हाइपोथैलेमिक हाइपोपिट्यूटरी डिसफंक्शन में आपने ये कहा कि जनाब अली पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकती है, उसमें पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म आपके पास हो सकती है। और ओवेरियन डिसफंक्शन में आपने कहा कि टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में आपने ये बात की है कि इसमें जनाब जो आपके पास है जीएनएच है वो ही नहीं आपके पास आता, ठीक होगा जी। तो इसमें एम्प्टी सेलर ट्रेसिका के सिंड्रोम की बात की थी आपने, एक ट्यूमर की बात की जिस जो कि जनाब क्रेनियोफ्रिंजियोमा की बात की आपने, यहाँ पे हाइड्रोसिफिलिस की बात कर ली, ट्रोमा की बात कर ली, रेडिएशन की बात कर ली। फिर आपने ओवेरियन डिसफंक्शन की बात की, वहाँ पे टर्नर सिंड्रोम की बात की। और टर्नर सिंड्रोम आप लोगों के साथ डिटेल में मैं ऑलरेडी इसकी बात कर चुका हूँ। टर्नर सिंड्रोम के जो फीचर्स आप लोग सारे के सारे जानते हैं, उस फीचर्स में क्या था। टर्नर सिंड्रोम में जनाब क्या होती है, थिक स्ट्रीक अगोनेट्स होते हैं, ओवरीज होती है, शेल्ड चेस्ट होती है, शेल्ड चेस्ट होती है, एमेनोरिया होता है, वेब नेक होती है, एओर्टिक को आर्किटेक्चर होती है और बाइकस्मिक एओर्टिक वाल्व। ये आप लोग सारी की सारी बातें कर चुके हैं, ठीक हो गया जी। अब आते हैं आगे बात कर लेते हैं। फिर आपने कहा कि अगर एक फीमेल है वो प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें एब्सेंट है जनाब अली नॉर्मल स्टेचर है, तो आपने कहा 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उसमें। हाइपोथैलेमिक हाइपोपिट्यूटरी डिसफंक्शन हो सकता है, ओवेरियन डिसफंक्शन हो सकता है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन किस किस केसेस में आ सकता है, कॉलमन सिंड्रोम की बात की। कॉलमन सिंड्रोम का जो दूसरा नाम था ओल्फैक्टोजेनिटल सिंड्रोम की बात के अंदर एनोज्मी होता है, नो स्मेल और एमेनोरिया होता है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। फिर आपने ये एक बात सीखी कि जनाब अली अगर एक फीमेल है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है, वेट लॉस करती है और ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह, तो उसमें जनाब अली आपने कहा कि उसका एडिपोज टिश्यू कम होगा। जब एडिपोज टिश्यू कम होगा उसमें से आपके पास फीमेल एंड्रोजेंस नहीं बनेंगे। आपको पता है ना, एडिपोज टिश्यू कन्वर्ट इनटू द एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो आपके पास जनाब अली क्या नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास एब्सेंट होंगी, ठीक है। ये भी आपने बात की। फिर दूसरा सिनेरियो आपने इसमें कुछ यूं लिया कि जनाब अली जो आपके पास है जो अगर एक फीमेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है, वेट लॉस करती है, ईटिंग डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से जनाब अली उसमें क्या होगा, एडिपोज टिश्यू कम होंगे, फैट कम होगा। जब फैट कम होंगे लिप्टिन कम, और लिप्टिन एक स्टडी हार्मोन है जिसकी वजह से वो हाइपोथैलेमस पे कुछ यूं इफेक्ट आएगा जिसकी वजह से इनएडिटिव रिलीजिंग हार्मोन आपके पास रिलीज होगा, ठीक है। ये आपने बात की। फिर आपने कहा कि प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है, ठीक है। ओवेरियन डिसफंक्शन में आपने कहा कि गोनेडल एजेनेसिस हो सकती है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है। और ये मैंने आपको प्राइमरी ओवेरियन फेलियर के साथ भी इनसफिशिएंसी की भी बात कर दी थी। फिर सॉरी फिर आपने ये कहा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगी प्राइमरी एमेनोरिया, अगर हो प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी तो इसमें क्या-क्या हो सकता है। आपके पास एनाटॉमिकल डिफेक्ट होंगे, इम्परफोरेटेड हाइमेन मेम्ब्रेन होगी, ट्रांसफर वाजाइनल सेप्टम होगा, एब्सेंट वजाइना होगी। उसमें आपने ये कहा कि जनाब ऑक्यूपेंसी का आपके पास जनाब क्या होगा, सिंड्रोम होगा। आपने कहा कि रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, इनकम्प्लीट एंड्रोजन इंसफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकता है, पिकॉस हो सकता है, प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है। फिर आपने देखा हेटेरोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, आपने कहा कि कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। फिर आपने कहा कि एब्सेंट एंटी मलेरियन फैक्टर हो सकते हैं या हार्मोन हो सकते हैं। 5-4 डेफिशिएंसी होती है, डिटेल आपके साथ है। ट्रू हर्माफ्रोडाइट हो सकता है, मिक्स ग्रेड की बात आ जाती है। और फिर आपने कहा कि एड्रीनल या फिर ओवेरियन ट्यूमर्स हो सकता है, ठीक है ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेटेड ट्यूमर होता है इन द फीमेल। तो याद रखिएगा ये जो है ना, इसके साथ आपने पॉइंट लिख लेना है। ये आपके साथ जो है ना, इसको कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन सेक्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन सेक्रेटिंग, ये सीके2 में लिखा हुआ है, सेक्रेटिंग ट्यूमर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इन द फीमेल, किसमें, फीमेल में। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। हाँ जी, एनी क्वेश्चन। तो इसके बाद आफ्टर इटियोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। तो हेडिंग दे दें। बोलें बोलें प्लीज, बोलें 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 प्लीज। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया।
प्राइमरी एमेनोरिया की आप लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करने जा रहे हैं। देखें जी कि आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है, और इसको करने से पहले बुक का पेज। अच्छा जी, ये यहाँ से हम ना डायग्नोज करने लगे हैं इसको, ठीक हो गया। यहाँ से हम इसकी डायग्नोज, और ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड इंशाल्लाह क्लियर होंगी। आप लोगों ने साथ साथ परेशान नहीं होना कि सर कैसे कैसे लिखवाए जा रहे हैं, लेकिन ये आपको एट द एंड इतना ये कवर होगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में। तो सबसे पहले हम जाने लगे हैं जी डिटेल में कि देखें जो जो कंडीशंस आपने पढ़ी है ना, मैंने आपको कहा था इसको रिकॉल करके आना है। इन्वेस्टिगेशन को करने से पहले आपको इटियोलॉजी पता होगी तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नंबर 1 केस, नंबर इसलिए मैंने आपको सारा रिवाइज करवाया। नंबर 1 केस एक फीमेल है, वो जी प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आई है। प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आपके पास आ गए। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स उसकी जो है ना, सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स उसकी जो है ना वो एब्सेंट है। ये जनाब अली एब्सेंट है, यही केस पहला पढ़ा है ना आपने। प्लस अच्छा, इसमें आपके पास कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं? 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 सिचुएशंस हैं। देखिए मैं सिंपल करके बताने लगा ताकि आपको समझ भी आ जाए, याद भी रह जाए। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ तो ये फीमेल जनाब अली शॉर्ट होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा इसका, ऐसे ही है ना। यहाँ फिर जनाब अली इसका जो फीमेल है, हाइट जो इसकी है वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल स्टेचर होगा। नॉर्मल क्या होगा? स्टेचर होगा। यही आपने पहला केस पढ़ा है ना इटियोलॉजी में। तो भाई प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है, तो फीमेल या तो शॉर्ट स्टेचर के साथ आ सकती है या फिर नॉर्मल स्टेचर के साथ आ सकती है। तो याद रखें, एक ही ट्रिक बताऊंगा, वही अगर याद रखी तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा डायग्नोस करने में। अगर हाइट शॉर्ट हो तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इसमें भी फिर आगे 2 पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती हैं। 2 रीजंस आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। ऐसे ही है ना यार, कौन सी मेन रीजन पड़ी है वैसे? जिस तरह डॉक्टर दना ने बता दिया है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो सकता है, ओवेरियन डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। 2 ही चीजें पड़ी थी ना। तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन में जो आपने जनाबेली कंडीशन पढ़ी थी उसका नाम क्या है वैसे? मेन जो कंडीशन आपने पढ़ी थी, आपने यही कहा था ना कि पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात करी है ना। तो यही तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक होगा जी, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। और आपने ओवेरियन डिस्फंक्शन में जो मेन चीज पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? शॉर्ट स्टेचर में आपने जनाब टर्नर सिंड्रोम की बात की है ना, टर्नर सिंड्रोम की बात की। यही तो आप लोगों को पॉइंट सारे के सारे पता है, ठीक हो गया जी। अब आते हैं आगे। ये आपके पास क्या थी? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिस्फंक्शन की कंडीशन में थी, ये आपके पास ओवेरियन डिस्फंक्शन की कंडीशन में थी। अब आते हैं आगे, देखें एक ट्रिक बताने लगा हूं। आपने ना इन 2 कंडीशन को डिफरेंशिएट करने के लिए, आप ओपीडी में बैठे हैं और आपको जनाबेली पता होना चाहिए इन चीजों का। तो यहाँ पे आपने लिखना है लुक लुक फॉर सॉरी लुक फॉर फीचर्स लुक फॉर फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। भाई आपने कुछ भी नहीं देखना, अगर कोई फीमेल प्राइमरी एमेनोरिया के साथ है, सेकेंडरी सेक्सुअल एब्सेंट है, जनाबेली शॉर्ट उसका स्टेचर है, तो आपने कुछ भी नहीं देखना वहां पे। उस टाइम आपने जो गौर करना है ना, जो आपका फोकस होना चाहिए किसके ऊपर होना चाहिए? इसके फीचर्स के ऊपर होना चाहिए। यार मुझे आप ये बताएं, क्या टनल सिंड्रोम के जो फीचर्स हैं अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो क्या आपको नहीं पता इसके फीचर? हाँ जी बताएं ना मुझे, इसके फीचर्स क्यों, कौन कौन से फीचर्स हैं? भाई आप लोग इसके फीचर्स जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसके फीचर्स है वो यही है ना कि थिक स्टीक ओवरीज होंगे। हाँ जी क्या होंगे? थिक स्टीक ओगुनेट्स, मतलब कि ओवरीज। यही बात आपने की थी ना। आपने जनाब अली इसमें एमनूरिया की बात की थी ना, एमनूरिया की बात करी थी, वो तो हो गई। अच्छा आपने और इसके जो वैलिड पॉइंट थे, शेल्ड चेस्ट की बात की थी, शेल्ड चेस्ट की चेस्ट की बात की जनाब अली। आप लोगों ने इसमें बात की थी वेब्ड निकल की, सॉरी वेब्ड नेक की बात की, वेब वेब वेबल वेब नेक की बात की। आपने इसमें जनाब अली वाइड स्प्रेड निपल की बात की, ठीक है। मतलब कि एक तरह वाइड वाइड स्प्रेड वाइड स्पेस निपल की आपने बात की। आपने यहाँ पे और क्या पढ़ा था वैसे?
हाँ जी, आपने क्यूबिटियस वल्गस की बात की थी। कैरी एंगल जनाब अली इसमें क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। कैरी एंगल इसमें जनाब कैरी एंगल होता है। और आपने क्या पढ़ा था? कोआर्किटेशन ऑफ द आयोटा एसोसिएशन में आपने बात की है, ठीक है? अच्छा, आपने वेब नेक की एयोटिक कोआर्किटेशन की बात की। एयोटिक को कोआर्किटेशन की बात की। ये फीचर आपने सारे के साथ, ये तो एसोसिएशन। आपने इसमें बात की बाइकस्फिड एयोटिक वाल्व की। बाइकस्फिड, हाँ जी, एयोटिक वाल्व की बात की। एयोटिक वाल्व, ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए। तो भाई ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपने देखनी है किसमें, एक इस केस के अंदर। अब सुनने, या तो ये आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ये एब्सेंट हो सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी होंगी ना, या तो ये प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन पेशेंट, तो या फिर ये एब्सेंट इन पेशेंट होंगे, एब्सेंट इन पेशेंट होंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखें, अब मैं, आपने थोड़ा प्लीज फोकस करना है, लिखिएगा बाद में। अगर तो फीचर ऑफ टर्नर आपको नजर आए तो देन कंफर्म। देखें आप लोग जनाबली, आपके पास फीचर्स अगर आपको नजर आए तो आपके पास क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन होगा कि ओवेरियन डिसफंक्शन होगा? आपके पास क्या होगा? ओवेरियन, ओवेरियन डिसफंक्शन होगा ना। ये क्या है? ओवेरियन डिसफंक्शन होगा ना, ओवेरियन डिसफंक्शन। तो ये तो आप लोगों को पॉइंट पता चल गया यहाँ से, और ये तो ओवेरियन डिसफंक्शन है। अच्छा, अगर फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम एब्सेंट हैं तो देन डायग्नोस क्या है? भाई ये इसके इसके डायग्नोस क्या है आपके पास? बताए ना। हाइपोथैलेमस का पैन पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा ना, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। तो ये बात आपने की, क्या ख्याल है वैसे? अब देखें, अब होता आगे क्या है कि भाई अगर फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम आपको नजर आए, देन कंफर्म करने के लिए ना आपने क्या करना है, क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है कैरियोटाइपिंग। ठीक हो गया? आप करते हैं कैरियोटाइपिंग, और कैरियोटाइपिंग कंफर्म करेगी आपको कि एक फीमेल है और इसमें जनाबली एक एक्स क्रोमोसोम मिस है, ठीक है? ये बात आपको मैं बताने लगा हूँ इसके लिए। ओवेरियन डिसफंक्शन में जो टनल सिंड्रोम है ना, उसके लिए फिर आप लोग कैरियोटाइपिंग करते हैं, और कैरियोटाइपिंग बताएगी, मतलब क्रोमोसोम स्टडी करते हैं बाय कैरियोटाइपिंग। इसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्स क्रोमोसोम एक मिस है। ठीक हो गया जी? तो ये आप लोग इसके साथ फिर क्या करते हैं, हाँ जी, डन, लिख लें डन। कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग, इसमें आप कैरियोटाइपिंग जनाबेली करते हैं, और कैरियोटाइपिंग आपके पास क्या क्रोमोसोमल स्टडी है, और आपको पता है ये क्या बताएगी, 46x, इस तरह आपको मतलब कि पता चलेगा। ठीक होगा जी? अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और ये जो पैन पिट्यूटरिज्म है, इसका जो डायग्नोज आपके पास होगा ना, इसके डायग्नोज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए या डायग्नोज के लिए आप लोग करेंगे सिटी स्कैन, क्योंकि भाई ब्रेन का मसला है ना। आप सिटी कर सकते हैं, आप जनाब इसमें एमआरआई कर सकते हैं। ठीक होगा जी? तो ये जो सिटी और एमआरआई है ना, ये आपको शो करेंगी। तो ये सिटी और एमआरआई आपको कैन शो, ये आपको शो कर सकती है जनाबे अली, किसको? एम्पटी, एम्पटी सेला टर्सिका, सेला टर्सिका को, ये चीजें आपने पढ़ी है ना, आपको शो करेगी हाइड्रोसिफिलस को, हाइड्रोसिफिलस को आपको शो करेगी जनाबे अली, क्रेनियो, क्रेनियो फ्रिंजियोमा को, क्रेनियो फ्रिंजियोमा, ये कंडीशन। अच्छा, प्लस आप में इसमें क्या करते हैं, एक तो ये तो आपने करना ही करना है, सिटी स्कैन एमआरआई, क्योंकि ये ब्रेन के साथ। प्लस आप इसमें क्या करते हैं, मैयर, मैयर सीरम, सीरम एफएसएच एंड एलएच। ठीक होगा जी? और साथ में आपने क्या करना है, आप ग्रोथ हार्मोन भी चेक करते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी, सीरम ग्रोथ हार्मोन भी चेक करते हैं, सीरम, मैयर, एफएसएच, एलएच, और साथ में ग्रोथ हार्मोन। इन तीनों को भी आपने साइड बाय साइड इसमें चेक करना होता है।
यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं प्लीज। आपको ये समझ आ गया? देखिए पहला केस आपके साथ है, आप लोग देख लें। पहला केस मैंने आपके साथ रख दिया है, ठीक होगा जी। तो अगर क्वेश्चन है तो बताएं। शॉर्ट स्ट्रेचर आपने कर ली है, ठीक है। अब बात आ जाती है नॉर्मल स्ट्रेचर की, तो इसी के साथ लिखें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे लिखें जी केस नंबर 2। ये जो है ना, इस तरह करें, हेडिंग दे दें केस नंबर 1, क्योंकि इस तरह आपको केस 1 की बात करें। केस आपके साथ जो 2 है ना, वो कैसे आएगा यार? इसमें आपको पता होना चाहिए प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया प्लस इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है, और जनाबे अली नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल हाइट है इनकी, आपके स्टेचर है। अब सिनेरियो क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, आपने इसके भी काजिज पढ़े थे ना, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप देखेंगे चेक बाय सीरम, लिखें प्लीज, चेक बाय मयर, मयर सीरम, सीरम एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच एंड एलएच, ठीक हो गया जी। आपने इसके बारे में देखना। फिर आगे देखें कि यहाँ पे फिर आपके पास यहाँ तो ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है। या दो ही सूरतें हो सकती हैं कि सीरम एफएसएच और सीरम एलएच आपके पास यहाँ तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब देखते हैं क्या होता है। एक साइड पे लिखें लो सीरम, सीरम एफएसएच एंड एलएच। एक साइड पे लिखें इंक्रीज सीरम एफएसएच एंड एलएच। ये पॉइंट आप लोग लिखें। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है, देखें जी, जो लो सीरम एफएसएच और एलएच है ना, इसका मतलब ये है कि आपके पास हाइपोपिट्यूटरी डिसफंक्शन है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, लिख लें प्लीज। इसमें क्या होता है कि हाइपोपिट्यूटरी, हाइपोपिट्यूटरी डिसफंक्शन, हाइपोपिट्यूटरी डिसफंक्शन, हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक हाइपोपिट्यूटरी डिसफंक्शन लिख लें चलें, इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ। अब कौन कौन सी फॉर्म्स में? एक आपके पास है आइसोलेटेड गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन डेफिशिएंसी, ठीक हो गया जी। और ये आपके पास हो सकता है कॉलमैन सिंड्रोम की, मतलब के जेर निगरानी में कॉलमैन सिंड्रोम की वजह से, ठीक हो गया जी। ये दो कंडीशन इसमें आपको पता होनी चाहिए। मतलब क्या, मैंने ये कहा है कि भाई लो सीरम एफएसएच एंड एलएच, हाइपोपिट्यूटरी डिसफंक्शन आपके पास हो सकता है ये, मतलब किस किस फॉर्म में? जब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं ऊपर से आ रहा है, उसकी डेफिशिएंसी है यहाँ पे कॉलमैन सिंड्रोम में। कॉलमैन सिंड्रोम का जो दूसरा नाम है ओल्फैक्टोजेनिटल सिंड्रोम, सेकंड नेम भी आप लोग जानते हैं ओल्फैक्टो, ओल्फैक्टिव बल्ब भी इसमें आपके पास इन्वॉल्व होता है, जेनिटल सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या था वैसे, ये दो चीजें थी ना इसमें। इसका तो क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन थी वो आपके पास क्या थी, ए मिनोरिया थी ना, ए मिनोरिया थी, प्लस इसमें एनोस्मिया था, मतलब लॉस ऑफ स्मेल थी। तो यही दो चीजें तो आपको इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पता है। अगर लो सीरम एफएसएच एंड एलएच, तो आपको उसी टाइम समझ आ जाना चाहिए कि मसला किसका है, हाइपोपिट्यूटरिज्म का इशू है। तो ये आपके साथ जनाब अली आपको सिनेरियो पता है। अच्छा, एक और इसमें कंडीशन हो सकती है, वो आपके पास है प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने इसमें पॉइंट याद रखना है। इसकी वजह से भी लो, देखे ना, प्रोलैक्टिनोमा की वजह से क्या एफएसएच और एलएच की इनहिबिशन होती है ना। हाँ जी, तो जब इसकी इनहिबिशन होगी तो लो ही होंगे, तो प्रोलैक्टिनोमा भी आपके पास डायग्नोज हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जब ये होगा तो डायग्नोज आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या आपके पास ये हो सकता है, जब भी लो सीरम एफएसएच एंड एलएच की बात आ जाए। बात क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। तो
अब बातें जी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर तो इंक्रीज एफएस सीरम एफएसएच और एलएच है तो इसमें क्या हो सकता है? आपके पास जो चीज है ना वो डायग्नोस, इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आपके पास ओवेरियन ओवेरियन डिसफंक्शन होगा। लाड़ी सी बात है, ओवेरियन डिसफंक्शन होगा। ये पॉइंट आप लोग लिख लें, ओवेरियन डिसफंक्शन। अच्छा, ओवेरियन डिसफंक्शन में आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से पता है कि आप लोगों ने पढ़ा क्या इसमें। आप लोगों को याद होगा कि प्री मेच्योर, हाँ जी, प्री मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल, ये बात करी है ना, प्री मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल, इसकी आप लोगों ने बात की। आप लोगों ने बात की जनाब ट्रू ट्रू गुनेडल एजेनेसिस की, गुनेडल एजेनेसिस। तो ये तो पॉइंट सारे के सारे आपके साथ खुद ही क्लियर होते जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों का आपने मतलब क्या कि आपने प्री मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल, प्री मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल की बात कर ली, ट्यूबनेडल एजेनेसिस की बात कर ली। तो ये वही चीज़ें हैं जो इटियोलॉजीज में आप लोगों ने पढ़ी हैं। अब ये है जी आपके साथ, जब भी प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट हो, नॉर्मल हाइट हो, तो ये इस तरह आप लोगों ने डायग्नोज बना लेना। इंक्रीज एफ सीरम एफएसएच है तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिक्रीज है तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी तीनों तीनों हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं। ये तो आपकी बात होगी पहले एक केस की जिसमें आपने प्राइमरी एमेनोरिया प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है और साथ में नॉर्मल हाइट है या फिर शॉर्ट हाइट है। ठीक है, नंबर 2 पे अब आपने सिनेरियो पढ़ा था। आपने नंबर 2 पे सिनेरियो क्या पढ़ा था? पहली बात तो मुझे सिनेरियो बताएं ना, तो पूछें। केस नंबर 2 आपके पास क्या है? प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया प्लस जनाबेली सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। और इसमें फिर आपने क्या करना है? इसमें जो आपने चीजें देखनी है ना वो आप लोगों को उसी टाइम पता होना चाहिए कि यार आप लोगों ने दो ही चीजें देखी, या तो जेनेटिक प्रॉब्लम थी इसमें या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम थी, ऐसे है ना। तो यहाँ पे जो नंबर 1 आप करेंगे ना, आप करेंगे पर विजाइनल एग्जामिनेशन। क्या करेंगे? पर विजाइनल विजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर जब भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास प्रेजेंट हो और एमनूरिया के साथ फीमेल आ जाए, तो या फिर बुक ने लिखा हुआ है इसको फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ, फिजिकल CK2 लिखती है इसको, फिजिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अलोंग लॉन्ग अलोंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अलोंग सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनो अलोंग पेल्विक पेल्विक अल्ट्रा सोनोग्राफी, सोनोग्राफी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसमें पता होना चाहिए MCQs के रिलेटेड। ठीक हो गया जी। यहाँ से यार ये MCQs है इसका, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। अच्छा, इसमें ना दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं फिर। जब आप पार वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी आपको मिलती हैं। या तो यूट्रस प्रेजेंट होगी, तो यहाँ यूट्रस आपके पास क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो टू पॉसिबिलिटीज, टू ही पॉसिबिलिटीज हैं, वो आप लोग याद करेंगे। इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आपके पास है? इसमें लिख लें कि भाई एब्सेंट एब्सेंट यूट्रस, यूट्रस एब्सेंट हो सकती है, और प्रेजेंट यूट्रस, प्रेजेंट यूट्रस। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं ये जो एब्सेंट यूट्रस है ना, याद रखिएगा एब्सेंट यूट्रस में फिर फर्दर आगे दो पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती हैं। वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो भी देख लें, वो भी अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अगर एक फीमेल प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, एब्सेंट उसकी यूट्रस है, तो इसमें देखें, इसमें आप डन करते हैं। देखें जी, आप इसमें डन करते हैं या डू डन हेयर कैरियोटाइपिंग। आप इसमें क्या करते हैं? कैरियो टाइपिंग करते हैं। कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोमल स्टडी है ये,
कैरियोटाइपिंग इसलिए करते हैं कि ये जानने के लिए कि ये फीमेल है कि मतलब कि फीमेल है कि नहीं है, ठीक है? बस ये जानते हैं कि क्या ये फीमेल है कि नहीं है, ये आपको पॉइंट पता। अच्छा, इसमें क्या होता है कि देखें जनाबे अली, याद रखिएगा कि कैरियोटाइपिंग में आपको दो ही चीजें फिर मिलेंगी, या तो मेल मिलेगा या फीमेल मिलेगी। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है यार? जहां से आपको ना समझ आई तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं उसको उसी टाइम आपके क्लियर। आपको यहाँ तो 40 एक्स मिलेगा, यहाँ आपको 40 XY मिलेगा कैरियोटाइपिंग से। ठीक हो गया जी? तो याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि मे भी यार इसका ये जो XY है ना, ये आपके पास ना देखने पे तो मेल नजर आता है। हाँ जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। इसकी मैं बात करने लगा हूँ अब, मतलब जो आप कह रहे हैं चेक टू द इंटरनल जेनिटेलिया, वेल इसकी मैं बात यहाँ पे कर। तो आपने क्या करना है कि मे बी अपीयरेंस तो इसका मेल हो, ठीक है, या रियल में ये मे बी फीमेल हो, रियल में मे बी फीमेल हो लेकिन अपीयरेंस इसका मेल हो। ठीक हो गया जी? तो ये जो आपने बात एब्सेंट यूट्रस, अब मुझे एक बात बताएं, यूट्रस किस कंडीशन में एब्सेंट होती थी, मुझे बताएंगे? ऐसी मुझे कंडीशन बताएं जिसमें है तो वो फीमेल है लेकिन यूट्रस उसमें एब्सेंट है। हाँ जी, बताएंगे? और इसके अलावा एक, यार इसका डायग्नोज बना सकते हैं हम ये वाला कि नहीं? रॉकी रॉकी टेन स्काई सिंड्रोम, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये भी आप लोग आपको पॉइंट जो है ना पता होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मल फीमेल जो है ना टेस्टोस्टेरोन, इसमें टेस्टोस्टेरोन का मसला नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, बाकी ये जो है ना, इसके अंदर याद रखिएगा, ये आपके पास जो है ना है तो रियलिटी में तो फीमेल है लेकिन लगती आपके मेल जैसा है, मे बी अपीयरेंस इसका मेल जैसा है, तो कंडीशन डायग्नोस क्या होगी? हाँ जी, डायग्नोस क्या होगा आपके ख्याल में? कंप्लीट कंप्लीट एंड्रोजन, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। क्या ख्याल है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई रिसेप्टर तो होते नहीं है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी जनाब अली टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से आपको पता है कि वो डीएसटी में और इसमें कन्वर्ट होना होता है जनाब अली, आपके पास डीएसटी है और मीजोनेफ्रिक डक्ट, लेकिन रिसेप्टर ना होने की वजह वो काम नहीं करता आपके, वो उधर से पैरा मीजोनेफ्रिक जनाब अली क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देता है उसको। फीमेल के तो बनते नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन की इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन की वजह से कुछ ना कुछ मेल के फीचर्स आते हैं, और जनाब अली मेल जैसा तो नजर आता है लेकिन वो आपके पास फीमेल को मतलब के जो स्ट्रक्चर उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया जी? अब आते हैं आगे, मतलब नॉर्मल मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल इसमें क्या होता है? हाँ जी, कि नॉर्मल, ये आप लोगों को पता भी है, नॉर्मल मेल टेस्टोस्टेरोन, नॉर्मल मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो ये आपको पॉइंट, अच्छा इसमें क्या होता है? नॉर्मल फीमेल टेस्टोस्टेरोन जितना मतलब कि होना चाहिए एक तरह से। अच्छा, अब आते हैं जी आगे। अच्छा, अगर कैरियोटाइपिंग पे फीमेल है तो ऐसी फीमेल जिसकी जनाबे जी पैदाइशी तौर पे वजाइना और यूट्रस नहीं बनती, और उसका नाम आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, रोकीटेंसिस का सिंड्रोम है, कंप्लीट नाम भी आपके साथ है। अगर कैरियोटाइपिंग पे जनाबे जी मेल निकल आता है तो देन कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम होगा, जिसको टेस्टिकुलर फेमिलाइजेशन भी सिंड्रोम भी आपने कहा था, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ आ गई है? हाँ जी, ये बताएं यार, ये आपको समझ आई है कि नहीं आई? इसकी बाद में मैं बात करता हूँ। ओके, अब क्या करना है? आपने नंबर 2 पे कुछ सिनेरियो और भी है आपके साथ। अच्छा, कुछ सिनेरियो यूं है, याद रखिएगा कि आपने असेस करना है। देखें, नंबर 2 पे असेस करें। आपने ना ये यूट्रस तो प्रेजेंट है, अब यूट्रस प्रेजेंट है लेकिन फिर आपने क्या करना है आगे? असेस करें।
या फिर आपने क्या चेक करना है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अब आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन से भी आप लोग जानते हैं, एनाटॉमिकल अबनॉर्मेलिटी भी आप जानते हैं। मुझे बताएंगे आप लोग वैसे इसमें देखें, आपने आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में दो ही कंडीशन पढ़ी हैं, टू कंडीशंस आपने पढ़ी हैं, बताएंगे मुझे ये कौन कौन सी थी? एक आपने पढ़ी है इम्परफोरेट हाइमन, एक आपने पढ़ी है ट्रांसवर्स विजाइनल सेप्टम, ट्रांसफर विजाइनल सेप्टम, ये कंडीशन आपने पढ़ी। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि जनाब अली पर विजाइनल एग्जामिनेशन पे या फिर पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी पे, हाँ जी, कोई आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ना आपको मिले, मतलब यूटर या वजाइना अब भी मौजूद हो, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कि किसी किस्म के कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी ना हो, तो जनाब अली क्या हो। अच्छा, देख लें एक दफा फिर, असेस फॉर द एनाटॉमिक अबनॉर्मेलिटी या फिर आउटफ्लो सेक्शन। आउटफ्लो सेक्शन में आपने बात की हिम परफोरेट हाइमन की, जिसमें एमेनोरिया आपके मेंसेस जो है ना वो डिस्चार्ज नहीं होते। ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम की बात कर ली, ठीक है। अच्छा जी, वजाइनल की जो सेप्टम है ये इंशाल्लाह आप लोग कंडीशन पढ़ेंगे, वजाइना के एबनॉर्मेलिटी जनाब अली आप लोग इसमें आपका टॉपिक होगा, एम्ब्रियोलॉजी में लिखा हुआ है, इसकी डिफरेंट आपके पास टाइप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा देखें, तो ऐसा भी सीन हो सकता है कि जनाब अली पर वजाइनल एग्जामिनेशन पे ना पेल्विक या पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी पे कोई किसी किस्म की आउटफ्लो सेक्शन नहीं है, लेकिन यूट्रस ऑफ वजाइना भी आपके पास मौजूद है, ऐसा भी सिनेरियो आपके पास हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें नंबर लिखें, आपने 2 लिखा, नंबर लिखें 3 पे ना, नंबर 3 लिखें आप लोग के, हार्मोनल असेस, हार्मोनल असेस आप करते हैं जी, हार्मोनल असेस। और हार्मोनल असेस आप फिर भी करते हैं जब यूट्रस आपके पास जनाबली प्रेजेंट होती है, मतलब एफएसएच और एलएच का लेवल भी आप लोग चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। हार्मोनल असेस अलोंग यूट्रस प्रेजेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब यार, अच्छा ये मैं ना कुछ आपके साथ डायग्नोस रखने लगा हूँ, प्लीज काइंडली आप लोगों ने इसको ना डिटेल में जरा देख लीजिएगा। ये ही 1 बाय 9 के एमसीक्यूज हैं सारे, आपको आपको आपने देखते रहना। इफ इफ नॉर्मल अनाटमी ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, आपने फिर हार्मोनल सेस को देखना है जरा। अच्छा, हार्मोनल असेस में आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको ये पॉइंट तो पता होना चाहिए कि आप ना इसमें चेक करते हैं मयर सीरम एफएसएच एंड एलएच और प्रोलैक्टिन को, ठीक है, आपने ये मयर करना होता है। अब लिख लें केस नंबर 1, केस नंबर 1, इफ रेस्ड प्रोलैक्टिन, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन रेज होता है तो आपके ख्याल में डायग्नोस क्या होगा यार, वैसे बताएं ना प्लीज, आपके ख्याल में डायग्नोस क्या होगा? अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है तो क्या होगा डायग्नोस? प्रोलैक्टिनोमा होगा ना, डायग्नोस प्रोलैक्टिनोमा है। केस नंबर 2 भी लिखें फिर आगे। देखें, आपकी बुक में ना CK2 में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मैयर सीरम प्रोलैक्टिन, उन्होंने लिखा है कि मैयर मैयर सीरम प्रोलैक्टिन, आपने इसको मैयर करें या फिर आप इसके साथ साथ कर लें थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन किसमें, स्पेशली स्पेशली इफ ग्लैक्टूरिया, भाई मिल्क अगर बहुत ज्यादा और फिर उसके साथ ग्लैक्टूरिया, ठीक होगा जी, तो इसके साथ भी आप जरूर प्रोलैक्टिन का चेक करेंगे। अच्छा, केस नंबर 2 देख लें, केस नंबर 2 क्या है, इफ एक्सट्रीमली इफ एक्सट्रीमली
रेस्ड FSH, अगर FSH का लेवल बहुत ज्यादा रेज्ड है तो फिर डायग्नोज क्या होगा? डायग्नोज आपके पास फिर क्या होगा? आपके पास डायग्नोज हो सकता है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। क्या ख्याल है जब ओवरीज काम ही नहीं कर रही? हाँ जी, टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करते हैं, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है ना भाई, उसमें तो ओवरीज काम ही नहीं करती। तो आपके पास या फिर ओवेरियन रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम, अगर रिसेप्टर ही काम नहीं करते तो फिर भी तो FSH का लेवल ज्यादा होगा ना? क्या ख्याल है वैसे? तो भाई कहने का मतलब ये है, obtain karyotype for the टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे आप टर्नर सिंड्रोम को भी कैरियोटाइप भी कर लेते हैं, कैरियोटाइपिंग फॉर कंफर्म टू टर्नर सिंड्रोम, फॉर कंफर्म टू टर्नर सिंड्रोम। तो ये तो आपके वन लाइन MCQ है, सीधी सीधी सी बात है, एग्जाम में ये आपने याद रखना है और आपका केस है सॉल्व हो जाना आसानी से, डायग्नोस। फिर केस नंबर 3, केस नंबर जनाब अली 3 है, और केस नंबर 3 में क्या है कि नॉर्मल, अच्छा लिखें बल्कि, इफ LH इज मोर देन FSH, 1 मिनट प्लीज, FSH मतलब 3:1, ठीक है? तो डायग्नोज क्या होगा भाई? क्लासिकल डायग्नोज है, टिपिकल डायग्नोज है आपके पास, ये पिकोस, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या? पिकोस, पॉलिक सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये आपने पॉइंट इसका पिकोस के लिए याद रखना है कि जब भी LH का लेवल ज्यादा हो FSH से, तो आपके पास पिकोस सिंड्रोम है, ये आप पिकोस का पता होना चाहिए। फिर आते हैं जी आगे, केस लिखें जी नंबर 4, नॉर्मल हार्मोन। अगर नॉर्मल हार्मोन है, हार्मोन आपके पास ठीक है, तो डायग्नोज क्या हो सकता है? मैं कहता हूँ FSH भी ठीक है, LH भी ठीक है, और हर चीज ही ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, बताएंगे मुझे? डायग्नोज क्या आपके ख्याल में? कॉन्स्टिट्यूशनल, नो, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले कह सकते हैं कि नहीं? हमने ये कहा ना कि अगर 16 पे नहीं आता, मतलब कि मेंसेस नहीं आते, तो भाई 21 ईयर तक में भी आ जाए, मे बी 20 को आ जाए, मे बी 19 में आ जाए, ठीक है? तो 20 ईयर्स की एज में आ जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले आपको पता होना चाहिए। फिर केस नंबर 5 लिख लें, वन लाइन MCQs है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज, और ये मैं जब आपको प्लैब के क्वेश्चन करवाऊंगा तो उस टाइम भी मैं डिस्कस करूंगा। यही छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है। तो आई नो कि यार डिस्कस करना, याद रखना मुश्किल है, ये आप बार बार जब करेंगे ना, ये यहाँ पे थोड़ी खत्म हो गए, अभी तो एमनूरिया की जा रही है, ठीक है चीजें। केस नंबर 2 लिखें कि इफ डिक्रीज FSH, ये भी तो हो सकता है ना कि भाई अगर FSH आपके पास डिक्रीज हो तो डायग्नोज क्या होगा पता है? हाँ जी, सेंट्रल हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म ठीक हो गया जी। तो ये भी आप लोगों के पास आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये है डायग्नोस आपके पास है, जब एक फीमेल प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट, और आगे डिफरेंट डिफरेंट उसकी फीचर्स मैंने एनाटॉमिकल जेनेटिकली भी आपके साथ रखती है। हाँ जी क्लियर है, बताएं प्लीज आगे। ये 2 केसेस आपके पास क्लियर हैं जी। नंबर जनाबेरी 3rd पे जो केस है ना, उसकी बात करने लगे हैं। 3rd केस क्या आपने पढ़ा था? हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ऐसे ही है, हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो भाई हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट में आपने क्या कहा था? हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट का मतलब ये है, इसमें क्या होता था वैसे, बताएंगे मुझे? भाई इसमें फीमेल आपके साथ प्रेजेंट करती थी प्राइमरी एमेनोरिया के साथ, प्राइमरी एमेनोरिया के साथ, और प्लस इसमें क्या था? मिक्स्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यही बात थी ना, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इसमें ना 2-3 चीजें आपने याद रखनी है।
जब भी प्राइमरी एमेनोरिया और मिक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो डायग्नोज आपके पास हेटेरोसेक्सुअल डेवलपमेंट है। डायग्नोज आपके पास ये है। अच्छा, अब ना याद रखें कि इसमें होता क्या है, आपने ना इसके लिए चेक करनी होती हैं कुछ चीजें। आप क्या चेक करते हैं? सीरम, सीरम 17 अल्फा हाइड्रो ऑक्सी, ये आप एंडोक्राइन को याद कर लें। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जिसको एंडोक्राइन का ये टॉपिक याद है ना, उसको ये बड़ी आसानी से समझ आएगी क्योंकि उधर भी हम कर चुके हैं। सीरम 17 अल्फा हाइड्रो ऑक्सी प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपने इसमें चेक करना होता है। अगर तो सुन लें, आपने ये टेस्ट है आपके पास, अगर तो भाई इसने किया इफ रेस्ड, अगर तो रेस्ड हुआ सीरम 17 अल्फा हाइड्रो ऑक्सी, अगर तो रेस्ड हुआ तो आपके पास जो है ना, एक मिनट, अगर तो ये लेवल रेज है ना तो आपके साथ जो डायग्नोज बनना है सीरम 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर तो रेज है तो डायग्नोज आपके पास जो है ना वो है CAH। अच्छा, लेकिन ये जो CAH है ना, इसमें होता क्या है, इसमें ना, इसमें रीजन रीजन लिखें, और ये आप लोगों ने बात की हुई है, याद रखिएगा ये MCQ भी आता है कि इसका जो एंजाइम है ना वो कौन सा है, और ये FCPS पार्ट 1 का भी MCQs है ये वाला, ठीक है। अच्छा, रीजन इसमें क्या है कि 17 हाइड्रोक्सी 17 हाइड्रोक्सीलेज एंड 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी, ये एंजाइम आपने कहाँ पे पढ़े हैं पता है? जब आपने एंडोक्राइन की फिजियो की थी ना, वहां पे ये आपने टॉपिक किया हुआ है एंड पे, ठीक हो गया, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर आपने ये बात एक नंबर 1 पॉइंट ये लिखा, नंबर 2 जो पॉइंट आप लोग लिखेंगे ना वो आपने लिखना है मैयर सीरम टेस्टोस्टेरोन, मैयर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, मैयर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल प्लस आपने सिटी एंड MRI, सिटी एंड MRI की बात करनी है, MRI अब्डोमिनल अब्डोमिनल पेल्विस, ठीक हो गया, अब्डोमिनल पेल्विस। अच्छा, अगर तो ये सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके पास रेज हुआ, इफ रेज्ड, अगर तो ये रेज हुआ, आप लोगों को पता होना चाहिए कैन रिवील, ये आपके पास शो कर सकता है टू, हाँ जी, याद रखिएगा किसमें रेज होगा टेस्टोस्टेरोन का लेवल, बताएंगे? आपके पास हो सकता है एंड्रोजन एंड्रोजन सक्रीटिंग एंड्रोजन सक्रीटिंग ओवेरियन ओवेरियन, या फिर अड्रीनल अड्रीनल ट्यूमर, या फिर आपके पास बुक में लिखा हुआ है नियोप्लाज्म, क्या हो सकता है? नियोप्लाज्म। तो ये भी पॉइंट आपने इसके साथ लिखना है। फिर एक और कंडीशन लिखें, 3rd नंबर पे एक कंडीशन है ट्रू हर्मेफ्रोडाइट, ट्रू हर्मेफ्रोडाइट, इसमें क्या होता है? ट्रू हर्मेफ्रोडाइट में बेसिकली डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया, मतलब क्या कि क्लियर नहीं है कि जनाबे लिए आपके पास मेल जेनिटेलिया फीमेल जेनिटेलिया, इसमें आपको सही समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। मिक्स गुनेड, मिक्स आपके पास क्या होते हैं जी? गुनेड्स होते हैं, और ये इसके लिए जो डन करते हैं ना, याद रखिए, इसको डायग्नोस करने के लिए वो आप करते हैं गोनेडल बायोप्सी। तो ये आपको पॉइंट जो है ना उसी टाइम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, इसको ना यार आप एक दफा रीड आउट कर लेते हैं पहले ना, मैं चले इसको इटियोलॉजी को रीड आउट कर लें पहले।
इटियोलॉजी देख लें कि वो कहता है जी असेस फॉर द, इन्होंने रैंडमली लिखा है असेस फॉर द एनाटॉमिकल एबनॉर्मल, जिसमें आपने इम्परफोरेट हाइमन की बात कर ली है, ट्रांसफर वजाइनल सेप्टम की बात की है, फिजिकल एग्जामिनेशन अल्ट्रासोनोग्राफी, यूट्रस एब्सेंट है तो कैरियोटाइप आप करते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन टू असेस इफ अबनॉर्मल मलेरियन डेवलपमेंट, नॉर्मल फीमेल टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी लिखवा दिया है, यूट्रस प्रेजेंट है तो एफएसएच का लेवल, इंक्रीज एफएसएच प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी लिखवा दिया है, साथ में रेजिस्टेंट वेरिएंस वो भी लिखवा दिया है, ऑब्टेन कैरियोटाइप फॉर द टर्नर सिंड्रोम, ये मैंने आपको बात बता दी है कि क्रोमोसोम स्टडी करते हैं, नॉर्मल अगर होता है तो कंजेनिटल ग्रोथ डिले हो सकता है, अगर डिक्रीज है तो वो सेंट्रल हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, ये लिखवा दिया बात, मयर सीरम प्रोलैक्टिन थायरोट्रोपिन स्पेशली इन द ग्लैक्टोरिया। तो इसमें अगर तो साइन ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म है तो इसमें क्या होता है कि एंड्रोजन सक्रीटिंग नियोप्लाज्म, मैंने आपको ये लिखवा दिया है, ठीक है जी, इसके साइन के साथ चेक सीरम टेस्टोस्टेरोन डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट, ये आपने साइड बाय साइड चेक कर रहे होते हैं इसमें। अच्छा ये भी लिख लीजिएगा यार, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टिनो सल्फेट भी आप चेक कर रहे होते हैं इसमें। सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम टेस्टोस्टेरोन उसमें होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया है कि मैया सीरम टेस्टोस्टेरोन प्लस उसमें लिखिएगा, प्लस उसमें लिखे DHEAS, प्लीज ये अभी लिख लें, बाद में आप लोग भूलना जाइएगा, डी डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट, तो ये आपने उधर लिखना है DHEAS, DHEAS लिख लें इधर, प्लस DHAES, ठीक हो गया जी। तो ये आपने यहाँ पे ये मतलब कि करना। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इफ हाइपरटेंसिव एवेलुएट द कंजेनिटल अड्रेनल हाइपोप्लेजिया 70 अल्फा हाइड्रोक्सी 21, ये आपके पास क्लियर है, ये है जी इसकी इटियोलॉजी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, बाकी कुछ मैंने आपको लिखवा दी। अच्छा ग्रोथ वाला भी मैंने लिखवा दिया, इसको ना इस तरह करें कि रीड कर लें आप लोग ना उसका भी टेबल। प्राइमरी एमेनोरिया की जो आपके पास इटियोलॉजी है, एब्सेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो आपने कई दफा पढ़ चुके हैं, आपने इसको पढ़ना है। प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल मलेरियन जेनेसिस इम्परफोरेट हाइमन कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, ये आप लोगों को मैंने सारी बातें बता दी हैं, आपने इसको रीड आउट करना है प्लीज, आपके सामने मैंने रख दिया, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने प्राइमरी एमेनोरिया की इटियोलॉजी की बात की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की और डिटेल में कर ली, इसके अलोंग आपने बेसिक साइंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ टॉपिक्स की बात कर ली है, ठीक है। अब ये ना समझिएगा कि सारे ने सारी इधर से करवाया, बेसिकली आप लोग साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी कर रहे हैं साइड बाय साइड, हालांकि मैंने कुछ टॉपिक आपके जिस तरह ये प्रोलैक्टिन होमा है आपने एंडोक्राइन से कर लेना, ठीक है। कुछ कुछ आपके टॉपिक्स है जो कि आप लोगों ने वहां से करने हैं, ठीक हो गया ना। तो ये आप लोगों को